का ये शक आज की तारीख में समूचे विपक्ष में है। तब से यह संदेह पुख्ता होने लगा कि दरअसल क्या चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा है, कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर भी गहरे सवाल खड़े हो गए। तो तेजस्वी यादव की बातों में, उनके आरोप में काफी दम दिखाई पड़ता है। जो अचानक जो रिवीजन किया जा रहा है, ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। तो उनके मन में प्रश्न ये होगा कि भाई हम क्यों चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले, अगर मान लीजिए चुनाव का बायकॉट भी करते तो उसका हासिल क्या होने वाला है। और इसलिए एक गंभीर स्थिति धीरे धीरे पैदा हो रही है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन में मिली भगत है, दोनों मैच फिक्स करके खेल रहे हैं। क्या चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताने का पूरा इंतजाम कर दिया है? क्या हारी हुई सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की हो गई है? यह सवाल मैं नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के बयान के बाद उठे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट से सिर्फ 1% लोगों के नाम हटा दिए गए तो 35 सीटों का नतीजा बदल सकता है। हर विधानसभा सीट पर औसतन 3,251 वोट खत्म हो सकते हैं। तेजस्वी कहते हैं यही तो बीजेपी चाहती है। उन सीटों को टारगेट किया जा रहा है जहां 2020 में बीजेपी हारते हारते बची थी। आंकड़े चौंकाते हैं। 2020 में 35 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का अंतर सिर्फ 1% से भी कम था। अब सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है या फिर ये पूरे खेल की स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार की जा चुकी है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो बताएंगे कि चुनाव आयोग और बिहार में और तेजस्वी यादव के बयान का क्या मतलब है, कि आरोप है या कुछ सच्चाई है। आशुतोष जी। देखो अंकुर, जो तेजस्वी यादव की आशंका है या जो शक उनके दिमाग में है, ये आशंका, ये शक आज की तारीख में समूचे विपक्ष में है और एक बहुत बड़े वर्ग में भी इस बात को लेकर आशंका है। जैसा हाँ, कि हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं कि हरियाणा चुनाव में, जिसमें कि माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी, वहां कांग्रेस पार्टी हार गई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो हरियाणा में किसी तरीके से जीत सकते हैं। तब से यह संदेह पुख्ता होने लगा कि दरअसल क्या चुनाव को मैनिपुलेट किया जा रहा है। हरियाणा के बाद फिर महाराष्ट्र का नंबर आया। महाराष्ट्र में तो सब ये कह रहे थे कि अघाड़ी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में वहां पे जो महायुति थी उसकी बुरी तरीके से हार हुई थी और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 240 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। लेकिन जब महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आए, तब एक चमत्कार सा हुआ और उसमें पूरी दुनिया ने यह देखा कि तकरीबन 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें जो है वो महायुति को, यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिली। उसके बाद ये शंका काफी बलवती हो गई कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। राहुल गांधी की तरफ से लगातार ये सवाल खड़ा किया जाता रहा और कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर सवाल खड़े करती रही कि जब पिछले लोकसभा चुनाव से दूसरे लोकसभा चुनाव के बीच में, यानी 2019 से लेकर 2024 के बीच में सिर्फ 32 लाख नए वोटर ऐड हुए, तो 2024 के लोकसभा चुनाव से 2024 के विधानसभा चुनाव के बीच में 40 लाख नए वोटर कैसे ऐड हो गए? यानी पिछले 5 साल में सिर्फ 32 लाख और 6 महीने में सिर्फ 40 लाख। इसको हाँ, लेकर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया। राहुल गांधी ने आगे चलकर एक इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख भी लिखा और ये आशंका लगातार बलवती होती गई कि दरअसल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया जा रहा। इसी तरीके के आरोप दिल्ली चुनाव के दौरान भी लगे कि भाई वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन किया जा रहा, जिन चीजों पर आम आदमी पार्टी के वोटर ज्यादा हैं वहां पर उनको डिलीट किया जा रहा, कुछ नए नाम ऐड किए जा रहे। यहां तक कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के सांसद है, उनके घरों से एक एक एड्रेस पे 30-30, 40-40 नए नाम ऐड किए गए। ये पूरी पृष्ठभूमि है और इस पूरी पृष्ठभूमि में जो सवाल अब बिहार को लेकर खड़ा हो रहा है, उसमें बदलाव सिर्फ इतना सा है कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर भी गहरे सवाल खड़े हो गए। अभी तक हाँ, ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन की थोड़ी बहुत भूमिका हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू शुरू किया है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं और जिस तरीके की रिपोर्ट ग्राउंड से आ रही है, उससे यह आशंका और बढ़ जाती है कि कहीं इलेक्शन कमीशन भी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिच तैयार कर रहा है या तैयार नहीं कर रहा।
मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन ये आशंकाएं इस वक्त पूरे बिहार के माहौल में और देश के माहौल में तैर रही। उस संदर्भ में अगर हम तेजस्वी यादव के इस बयान को देखें और जो जो पिछला विधानसभा का चुनाव बिहार का हुआ था, उसमें यह बात बिल्कुल सच है कि एनडीए गठबंधन में और महागठबंधन के बीच में जो वोट परसेंटेज का फासला था वो 0.07%। कुछ लोग ये भी लगातार कह रहे थे कि ये जो 0.07% का फासला है, इसमें मैनिपुलेशन किया गया है और कुछ ऐसी सीटें थी जहां पे दरअसल तेजस्वी यादव या महागठबंधन जीत सकती थी, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से जीते हुए कैंडिडेट्स को हराया गया है और वहां हार और जीत का मार्जिन बहुत कम था। अब इस संदर्भ में अगर हम सारी बातों को देखें तो तेजस्वी यादव की बातों में, उनके आरोप में काफी दम दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो ये एसआईआर का पूरा प्रोसीजर है, ये दरअसल अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। जबकि जनवरी के महीने में समरी रिवीजन हो गया था, वोटर लिस्ट को अपडेट कर दिया गया था, उसको फाइनलाइज कर दिया गया था। और अक्सर ये होता है कि जहां विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव होते हैं, कई महीनों पहले लिस्ट को अपडेट करके फाइनलाइज कर दिया जाता है और वोटर को बता दिया जाता है कि आपका नाम है या आपका नाम नहीं है। लेकिन वोटर लिस्ट फाइनलाइज करने के बाद जो अचानक समरी जो रिवीजन किया जा रहा है, ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। और ऐसे में तेजस्वी यादव अगर ये कहते हैं कि 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटरों में से अगर सिर्फ 1% वोटर यानी तकरीबन 7 से 8 लाख वोटरों को अगर डिलीट कर दिया जाए और बहुत केयरफुली डिलीट किया जाए उन सीटों पर जहां बीजेपी और महागठबंधन के बीच पिछले चुनाव में जो जीत और हार का फैसला था वो 3000 वोटर से कम का था, तो ये उनका आरोप है कि दरअसल इन सीटों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है और उसमें इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत होगी या है, ऐसा उनका दावा है। बिल्कुल 3000 के आसपास तो 1% जब होते हैं तो 35 सीटें उन्होंने खुद बताई हैं। 5000 पे बढ़ता है तो और सीटें लगभग शायद 55 हो जाती हैं और कम वोटों में बहुत बड़ी सीटों की संख्या आ रही है। चुनाव के पहले ही इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र हरियाणा का लगातार जिक्र हो रहा है। इतने गंभीर आरोपों के बाद, चुनाव आयोग की हरकतों के बाद, चुनाव आयोग के रिएक्शन के बाद, शांत रिएक्शन, ठंडा रिएक्शन, कुछ ना साबित करना, कोई फिक्र नहीं है ऐसा रिएक्शन, अगर नतीजे आए उन पर भरोसा कर लिया जाएगा या बवाल कटेगा? हाँ, अब ये जो सवाल आपने पूछा है कि क्या महागठबंधन ऐसे किसी नतीजे को मानेगी या नहीं मानेगी, मुझे ऐसा लगता है कि अब स्थितियां धीरे धीरे उस ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं जहां विपक्ष के मन में गहरे सवाल पैदा हो गए हैं और वो अब इलेक्शन कमीशन और पूरी चुनावी प्रक्रिया पर संदेह करने लगे हैं और उनके मन में यह होने लगा है कि इस जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये उनका आरोप है, उसमें अब चुनाव में हिस्सेदारी का कोई खास मतलब नहीं क्योंकि नतीजे पहले से फिक्स किए जा रहे हैं। अगर ये भावना अगर उनके मन में बढ़ गई तो फिर दो चीजें होंगी। एक, तमाम राजनीतिक दलों जो विपक्ष में हैं उनके सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि आखिर क्यों और किस लिए वो चुनाव में हिस्सेदारी करते हैं जब उनका हाँ, हारना पहले से तय हो गया है, या चुनाव आयोग उनको हराने की पूरी कोशिश कर रहा है, या भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को फिक्स कर लिया है, या जिस तरीके से राहुल गांधी या तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई वोटों की चोरी की जा रही है, वोटरों की चोरी की जा रही है, तो उनके मन में प्रश्न ये होगा कि भाई हम क्यों चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले अगर जब हमें हमारा हारना पहले से तय या मैच पहले से फिक्स कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि लोगों के मन में भी ये सवाल गहरे बैठता जा रहा है कि क्या पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर मैनिपुलेट किया जा रहा है तो फिर इस चुनाव का क्या मतलब रह जाता है। अब अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति पैदा हो गई है जहां पर विपक्ष इस बारे में सोचना शुरू कर दे कि वो चुनाव का बायकॉट करेगा, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के समय में जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने चुनाव का बायकॉट करना शुरू कर दिया था और फिर भी शेख हसीना जीतती रही। क्योंकि ये प्रश्न अब इनके दिमाग में विपक्ष होगा, अगर मान लीजिए चुनाव का बायकॉट भी करते तो उसका हासिल क्या होने वाला है। बीजेपी और उसके समर्थक दल लगातार कहेंगे देखिए इनको तो हार का पहले से डर था इसलिए चुनावी प्रक्रिया में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। अगर ये जीतते होते तो शायद ये चुनाव में हिस्सा लेते। फिर कहते देखिए कर्नाटक में तो सब कुछ ठीक था, वहां कांग्रेस पार्टी जीत गई तब फिक्स नहीं था। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत गई वहां तो इनको फिक्स नहीं लगा। तेलंगाना में ये जीत गई वहां इनको फिक्स नहीं लगा। लेकिन जहां ये हारते हैं वहां हार के बहाने खोजते हैं। तो ये एक दुधारी तलवार पे चलने जैसा है। लेकिन विपक्ष के मन में ये सवाल अब धीरे धीरे घर करता जा रहा है और इसलिए एक गंभीर स्थिति धीरे धीरे पैदा हो रही है।
ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा 28 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, या सुप्रीम कोर्ट क्या आश्वासन विपक्ष को दे पाता है कि क्यों और कैसे बिहार के अंदर निष्पक्ष और ईमानदार चुनाव होंगे। बिल्कुल, अब ये पूरा जो आपने बताया कि नतीजा पूरा बवाल हो ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट के अब दरवाजे पर रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा रहा, सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कि कुछ फैसला विपक्ष के लिए अच्छा नहीं सुनाया, विपक्ष जो चाहता है वो नहीं सुनाया, फिर ये अगर और जो आरोप लगे वो साबित भी होते रहे, तो ये अति हो जाएगी। बिल्कुल, एक होता है कि हाँ आप चोरी चकारी कर रहे हैं तो आदमी रिपोर्ट कराता है, एफआईआर कराता है, फिर आप तो पूरे गांव पे ही या डकैती ही डाल दें, तो फिर ये अति हो जाएगी और बहुत बड़ा फिर बवाल होगा, जनता सड़कों पर उतरेगी। देखिए अंकुर, पहली बात ये कि अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी इस बात चुनाव के आयोग का कोई रिएक्शन, आरोपों को रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन भी तो नहीं, बताता देखिए है। देखिए देखिए राजनीतिक पार्टियों का आरोप लगाना और सबूत देना, हाँ ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें। अदालत में भी होता है कि आपके हाँ ऊपर आरोप लग जाते हैं, फिर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है वो चार्जशीट फाइल होती है, लेकिन अंत में तो सबूत देना पड़ता है कि भाई जो आरोप हम लगा रहे हैं उन आरोपों में दम है। जब हाँ। तक विपक्ष के पास पुख्ता आरोप नहीं होगा कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है वो दरअसल मदद कर रहा है और मैच को फिक्स कर रहा है, इसके लिए आपको सबूत देना पड़ेगा। अगर ये बिल्कुल। सबूत नहीं दे पाता है तो फिर परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तब ये कहा जाएगा कि भाई आप चुनाव हार रहे हैं इसलिए आप इस तरीके का आरोप लगा। लेकिन अगर वो सबूत दे पाते हैं, अगर सबूत देते हैं, और ये सबूत मीडिया के माध्यम से नहीं आएगा, ये सबूत वाकई में कंक्रीट होगा। मान लीजिए कि 4 डीएम जो है बिहार के, वो सामने आ जाए और वो कहने लगे कि देखिए मेरे ऊपर ये दबाव डाला गया कि फला जगह पे महागठबंधन के यानी आरजेडी के तमाम समर्थक लोग हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करिए। अगर इस तरीके का कोई पुख्ता सबूत आता है, अगर कोई आई विटनेस आता है तो बात अलग होती है। लेकिन जब तक ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा होती, जब तक पुख्ता सबूत नहीं आते, तब तक ये एक सिर्फ एक आरोप बनाम दूसरा आरोप है, यानी आरोप प्रत्यारोप का खेल है। ये सबूत, आखिरी सवाल तो पुराना था लेकिन अब एक आखिरी सवाल इसमें और निकल आया। सबूत की बात हुई, राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र के जिक्र आपने भी किया कि वैसे वोट बढ़े, 6 महीनों में इतने वोट बढ़ गए जो कि लोकसभा चुनाव तक इतने 5 सालों में नहीं बढ़े थे। वो उसका जवाब भी तो होना चाहिए बेहतर, जवाब कैसा आता है, तो वो क्या वो, यही तो ये आप संतुष्ट करिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि चुनाव आयोग ने जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, या कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं, या विकास अघाड़ी ने जो आरोप महाराष्ट्र के अंदर लगाए हैं, उसका कोई वो जवाब ब्यौरेवार तरीके से नहीं दे रहे। वो बहुत ही रटा रटाया सा जवाब दे रहे हैं, और उन रटा रटाए जवाब से विपक्ष पूरी पूरी तरीके से असंतुष्ट है। हम्म, बल्कि आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आ रहा, जवाब वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं, वहां के जो हम्म, इंचार्ज थे भूपेंद्र यादव, जो बीजेपी के बड़े नेता है, वो दे रहे हैं, और अखबारों में वो रिपोर्टें छप रही हैं। तो लोग ये कहते हैं कि भाई आरोप तो, सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है, बीजेपी को मजबूती के साथ उसका जवाब दे रही है, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, बीजेपी को क्या लेना देना। भाई हाँ, बीजेपी को कह देना चाहिए कि चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया, हमने चुनाव जीता, अब आप और विपक्ष समझ ले आपस में क्या है। लेकिन चूंकि हम्म, कांग्रेस पार्टी के सवालों के जवाब बीजेपी के बड़े नेता दे रहे हैं, तो राहुल गांधी ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दरअसल देखिए, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन में मिली भगत है, दोनों मैच फिक्स करके खेल रहे हैं। प्रश्न मैं फिर उठा रहा हूं, प्रश्न यही है कि जब तक पुख्ता सबूत नहीं आते, तब तक कितने भी आरोप लगा ले, उसका कोई खास अर्थ नहीं निकलेगा। आरोप हम्म, गंभीर है, और इन गंभीर आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कौन कराएगा? क्या हम्म, सुप्रीम कोर्ट जांच कराएगा? क्या इलेक्शन हम्म, कमीशन जांच कराएगा? कम से कम इलेक्शन हम्म, कमीशन के रुख से तो साफ लगता है कि इलेक्शन कमीशन जांच नहीं कराने वाला। क्या मौजूदा बिल्कुल। सरकार जांच कराएगी? मौजूदा सरकार तो पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी, वो भी जांच नहीं कराएगी। अब एक ही हम्म, रास्ता बचता है, वह सुप्रीम कोर्ट का। क्या सुप्रीम कोर्ट इन आरोपों की जांच कराएगी? अगर जांच कराएगी तब तो कुछ सबूत आ सकते हैं, अगर जांच नहीं कराएगी तो फिर आप सिर पटकते रहिए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, अनलेस की कोई बहुत एक्सट्रीम एक्सेप्शनल सिचुएशन पैदा हो जाए, तंत्र से कुछ लोग निकल के बाहर आ जाएं, इलेक्शन कमीशन से कुछ लोग बाहर आ जाएं, बड़े ऑफिसर, वो कहे देखिए मेरे पास सबूत है, मुझसे ये कहा गया कि इस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करना है। अगर उस तरीके की कोई बात पैदा होती तो बात अलग है।
बिल्कुल पूरा मुद्दा अगर मगर पे अभी टिका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट पर टिका हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया तो ये होगा, अगर ये हुआ तो फिर अगर मगर का किस्सा है। सुप्रीम कोर्ट क्या जांच करवाएगा? अगर जांच करवाई और जो विपक्ष आरोप लगाता है वो सही साबित हो गए तो जो मैंने कहा बहुत ही भयंकर बवाल होने वाला है। पूरी राजनीति तो पलटेगी पलटेगी। जो जो सवाल होंगे, जो सड़कें, वो तो वक्त ही बताएगा क्या क्या होने वाला है। तो अभी आज की बातचीत इतनी ही, यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी ऐसे ही विषयों पर बातचीत करने के लिए सत्य हिंदी को हम तो करते रहेंगे। सत्य हिंदी को आप सब्सक्राइब करें सुनने के लिए, देखने के लिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आप नोटिफिकेशन पा जाएं। सत्य हिंदी का एक ऐप भी है, उस पर डाउनलोड करें उसे, उसके बाद आप उस पर खबरें पढ़ें, उस पर वीडियोस देखें। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.